तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में 10th क्लास के हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हिंद चीन में राष्ट्रवाद का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, मिल के बचाने वाले हैं बवाल। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं या फिर एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसा संभावित क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चनों का एक कलेक्शन हमने तैयार किया हुआ है जो आपको क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लगभग 40+ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा क्या होगा, आप एक एक पढ़ के एक एक चीज़ों को पढ़ करके जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम बात बोलेंगे या फिर जो भी चीज़ें को हम बताएंगे उसको क्या करना है, आपका एक एक नोट कर लेना है एक कॉपी में। उसको आप हमेशा रिवीजन करते रहिए। देखिए, रिवीजन जब तक नहीं कीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस होगा, डेट रिलेटेड होगा या फिर कोई फैक्चुअल होगा, उसको क्या होता है कि रिवीजन करते रहिए। अगर भाई साहब रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी ही माइंड से निकल जाता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, पूरी दुनिया के साथ होता है। लेकिन वही चीज़ें जब 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार जब आप रिवीजन कर लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। वो क्या होता है कि आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे आप नॉर्मल समझिए ना, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत कब आज़ाद हुआ तो 1947 ईस्वी, नॉर्मल। ये कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इतना बार आप सुन चुके हैं, इतना बार इसको रट चुके हैं आप, समझे कि नहीं। तो ये कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कभी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। सेम उसी तरह क्या है कि जो भी चीज़ें है, अगर आप चाहते हैं उसको याद रखना ज़्यादा टाइम के लिए तो उसको मैक्सिमम टाइम क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन पर क्या कीजिए, आप रिवीजन कीजिए। कम से कम मिनिमम 10 बार रिवीजन कीजिए। अगर आप 10 बार रिवीजन कर रहे हैं तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपको क्या करता है, माइंड में स्थिर रहता है। तो वो इस चीज़ों को समझिए और क्या होगा उसको फॉलो कीजिए, तभी हो पाएगा। कोई भी फैक्चुअल चीज़ या फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इसमें यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है भाई, ठीक है ना। बस आपको पढ़ना ही होगा। 8 से 10 बार रिवीजन करिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे ढंग से आपको याद भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा उसका, और आपको लॉन्ग टाइम के लिए भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली क्या होगा, हम बात करेंगे हिंद चीन में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद तो हम बहुत पहले ही हम लोग बात करते आ रहे हैं, जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं सब राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। देश प्रेम, देश के प्रति जो होगा आपका समर्पण की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है, नॉर्मल बात है, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ने वाले हैं हिंद चीन में राष्ट्रवाद। जब हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन पढ़ रहे थे, तो हम देखे क्या कि भारत में किस देश का राज था, ब्रिटेन का राज था। यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी। हालांकि आए हुए थे सभी देश थे, डचेज जो पुर्तगाली थे वो आए हुए थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, डेनिश थे, इन सभी कोई देश हमारे देश में आए थे व्यापार करने। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं कि इन सभी देशों को क्या किया, इन सभी देश की कंपनियों को ब्रिटेन क्या किया, यहाँ पर कि झगड़ा लड़ाई करके उसको भगाया और अकेले यहाँ पर एकाधिकार कर लिया। एकाधिकार, किसी भी कंपनी को अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो वो चाहेगा कि हम क्या करें, एकाधिकार करें, ठीक है ना। अगर आप एकाधिकार करना चाहते हैं किसी भी देश में, तो कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाता है ना, तो पहले वो राजनीतिक रूप से राजनीतिक पावर को गेन करना चाहता है। जब राजनीतिक पावर हो जाएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, उसके पास मैक्सिमम पावर आ जाता है और वो उस क्षेत्र पर वर्चस्व स्थापित कर लेता है। अगर राजनीतिक पावर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होता है वर्चस्व स्थापित करने में। आप नॉर्मल बात, अगर आपके ऊपर नेता का हाथ है तो समझ जाइए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एकदम डॉन है। बात समझे कि नहीं। अगर नेता का हाथ नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जब भी डेवलप नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो आपको बस नॉर्मल रह करके बिल्कुल न्यूट्रल रख के काम होइए। जैसे अभी के पीरियड में क्या होगा, या फिर कभी भी अगर सरकार के खिलाफ में, वर्तमान सरकार के खिलाफ में आप कुछ भी बोल देंगे तो आपको किसी भी तरह से, किसी भी तरीका से फंसा करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ भी करके, अगर गवर्नमेंट चाह दे कि आपको फंसाना है तो। लेकिन वहीं क्या होगा, उस पार्टी के पक्ष में बतियाइए, उस पार्टी से रिलेटेड रहिए, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। कोई आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकता है। मतलब क्या कि एक तरह से आपके पास पॉलिटिकल पावर है तो समझ जाइए कि पूरा खेल आपके हाथ में। सेम कहानी यहाँ पर क्या हो जाता है कि जब इंडिया में बहुत सारी कंपनी आई तो यहाँ पर क्या हो गया, राजनीति हस्तक्षेप करते करते क्या हो गया, यहाँ पर ब्रिटेन ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। लेकिन यहाँ से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो जाता है, यहाँ से युद्ध होता है। जब एंग्लो फ्रेंच वॉर जब हुआ था, लास्ट में आप लोग देखेंगे 1756 से 63 के बीच चला हुआ था। इस युद्ध में फ्रांस हार गया बुरी तरह से और यहाँ से वो चला गया। लेकिन यहाँ से जब गया वो, तो हिंद चीन, जब इधर आएंगे आप, जो हम लोग अगर इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप के अगर आप देखिए पूर्व दिशा में देखिएगा तो पूर्व में आइएगा तो यहाँ पर नीचे जब आइएगा तो आपका क्या है, वियतनाम है। वियतनाम के जस्ट बगल में थाईलैंड है और थाईलैंड के बगल में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम है।
सॉरी वियतनाम कह रहे हैं यहाँ पर, क्या नाम है, वर्मा, म्यांमार जिसे हम लोग कहते हैं, पूर्व नाम उसका वर्मा है। तो म्यांमार के जस्ट बगल में क्या है आपका, थाईलैंड है। थाईलैंड को पहले श्याम बोला जाता था, अब वर्तमान में उसका नाम थाईलैंड है। थाईलैंड के जस्ट बगल में लाओस है, उसके नीचे कंबोडिया, उसके बहुत लंबा सा एक बॉर्डर है जिसे हम लोग वियतनाम कहते हैं। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, मज़ा आएगा आपको, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। बस मज़ा लेके पढ़ते रहिए भाई साहब, एक से एक चीज़ें आपको नया मिलेगा और आपका वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए हम यहाँ पर क्या करें, हिंद चीन में राष्ट्रवाद देखेंगे कि हिंद चीन क्यों कहते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे, बवाल मचाएंगे यार, बस क्लास में बने रहो। और देखो अगर दोस्त हैं कोई तुम्हारे पास साथ में पढ़ रहा है कोई, तो वीडियो यार शेयर करो, थोड़ा सा हेल्प करो भाई को, नया नया चैनल है, थोड़ा सा सर्वाइव करा दो यार, ठीक है ना। तो देखो अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हम लोग हिंद चीन के बारे में। तो जब भी हिंद चीन की बात करते हैं ना, तो इसमें 3 देश हमेशा याद रखिएगा, 3 देश। एक तो था आपको लाओस, दूसरा था आपको कंबोडिया, और तीसरा था वियतनाम था क्या, अभी भी है ठीक है ना। इन तीनों देश की हम लोग बात करते हैं जब भी हम कहेंगे हिंद चीन, का मतलब ये 3 देश, ठीक है ना। इस 3 देश की बात करते हैं। अब देखिए इस क्षेत्र को हिंद चीन क्यों कहा जाता है, देखिए इस क्षेत्र में, ये 3 गो क्षेत्र का अगर हम बात करें, इस तीनों क्षेत्र का, तो इस तीनों क्षेत्र में इंडिया और चाइना, यहाँ के लोगों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। जैसे लाओस और कंबोडिया की बात हम लोग करें तो यहाँ पर इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इंडिया के लोग यहाँ पर रहते थे और इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हिंद, मतलब कि यहाँ का क्या था, भारत का कल्चर, भारत का सभ्यता सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। दूसरा वियतनाम, देखिए वियतनाम जो था ना, 3 राज्य में 3 छोटे छोटे भाग में डिवाइड था। सबसे ऊपर वाले को कहा गया तोकिन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सबसे ऊपर वाला भाग को तोकिन कहा गया, ठीक है ना, इस वाले एरिया को। बीच वाले भाग को अन्नाम कहा गया, इस वाले लंबा वाला एरिया को, पतली वाली एरिया को अन्नाम कहा गया। सबसे नीचे वाला को कोचिन चीन कहा गया। मतलब ये कि वियतनाम टोटल कितने भाग में बट गया, 3 भाग में। एक तो था आपका तोकिन, उसके बाद मिडिल वाला भाग को अन्नाम, और सबसे नीचे वाला भाग को कोचिन चीन, ठीक है ना। तो ये तोंकिन और अनाम, देखिए चाइना से सटा हुआ भाग ऊपर चाइना है, ठीक है ना, इस चाइना से सटा भाग हुआ तोंकिन और अनाम है, इस पर चाइना का आधिपत्य था, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम में क्या होता था, चाइना का जो भी चीन में जो राजवंश था, जो शक्तिशाली होता था, वो तोंकिन और अनाम पर राज कर लेता था। इसलिए यहाँ पर जो है ना, चीन की संस्कृति और सभ्यता का वर्चस्व अच्छा खासा था, यहाँ पर लोग रहते थे, मस्त थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देखें, लाओस और कंबोडिया में भारत का वर्चस्व अच्छा था, भारत की संस्कृति और सभ्यता का वर्चस्व था, ठीक ठाक। और इधर तोंकिन और अनाम में चीन का समय, इसलिए हम लोग कंप्लीटली इस तीनों को मिला करके हिंद चीन कहते हैं, मतलब इंडिया और चाइना, ठीक है ना, दोनों का यहाँ पर क्या था, संस्कृति और सभ्यता विराजमान था, यहाँ पर फैला हुआ था, विस्तृत था, इसीलिए हम इसको हिंद चीन कहते हैं। नॉर्मल बात यहाँ पर समझ आ गया। हिंद चीन के अंतर्गत 3 गो देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम 3 गो छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था। सबसे उत्तरी, वियतनाम के सबसे उत्तरी भाग को कहा जाता था तोंकिन, मध्य भाग को कहा जाता था अनाम, और सबसे निचली भाग को कहा जाता था कोचिन चीन, ठीक है ना। चीन का अधिकार ये वियतनाम के किन 2 भागों पर होता था, तो तोंकिन और अनाम पर होता था। चीज़ें समझ आ रही है, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कैसे ये जो है फ्रांस कैसे इस हिंद चीन पर अपना अधिकार जमाया। तो वहाँ पर तो हम लोग देख रहे थे क्या कि ब्रिटेन से ये जब लड़ाई हुआ तो वहाँ से भाग आया, जब वहाँ से भागा तो ये क्या हुआ, ये हिंद चीन की तरफ बढ़ा, ठीक है ना। हिंद चीन में आया तो धीरे धीरे अपना ये वर्चस्व बढ़ाया। वहाँ पर देखा क्या, वहाँ पर सीख लिया था कि ब्रिटेन आया तो क्या हुआ, राजनीतिक रूप से अपने पावर को बढ़ाया, राजनीतिक पावर को गेन किया, उसके बाद क्या कर लिया ये, तब धीरे धीरे पूरे भारत पर ये कब्जा कर लिया। उसी तरह जब ये हिंद चीन में आया फ्रांस, तो इसने क्या किया, पहले आते आते क्या किया, यहाँ पर फ्रांस यहाँ पर राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप किया और राजनीतिक पावर को गेन किया, क्योंकि देखा हुआ था वहाँ पर ब्रिटेन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आकर के यहाँ पर राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करना शुरू किया और धीरे धीरे पावर अपना, शक्ति अपना जो है गेन कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, वर्चस्व स्थापित कर लिया। अब धीरे धीरे नए नए क्षेत्र पर आक्रमण, मतलब कि आक्रमण कह रहे हैं, उस पर अधिकार जमाना शुरू कर लिया, आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। कंबोडिया में सबसे पहले वो शुरू किया कंबोडिया से। 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर क्या किया, वो अपना आधिपत्य जमा लिया। क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांस ने कंबोडिया पर आधिपत्य कब जमाया था, 1863 ईस्वी में। एक एक करके समझिएगा, बिल्कुल बवा मतलब मचा सकते हैं भाई साहब, अगर आप सही से पढ़िएगा तो, ठीक है ना, नोट्स बनाते चलिएगा। 1863 ईस्वी में कंबोडिया पर, फिर उसके बाद नीचे आया है, कंबोडिया का
जस्ट सटा हुआ कोचीन वाला भाग था, यहाँ पर ये वाला पीला वाला भाग ये जस्ट नीचे आया। तो इस पर क्या किया, ये 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में किस पर अधिकार कर लिया, कोचीन चीन पर। कोचीन चीन पर कब अधिकार किया, 1867 में। फिर क्या हुआ, तोकिन का बारी आया, यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट तोकिन का, ठीक है ना। तो ये तोकिन पर जो अधिकार किया हुआ था भाई साहब याद रखिएगा, यहाँ पर 1867 के बाद 1873 ईस्वी में तोंकिन पर। फिर उसके जस्ट नीचे है अनाम। तो अनाम पर भाई साहब ये जो किया 1874 ईस्वी में, 1874 पर किस अनाम पर कब ये अपना कब्जा किया, 1874 ईस्वी में। खूब ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, 1874 से लेकर 84 के बीच में किया था, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था कि 1800 कहीं कहीं किताब में देखा 1874 से 84 के बीच में, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल समझिए कि पूर्ण रूप से अधिकार जो है ना 1884 ईस्वी तक तो मतलब अनाम पर अपना राज स्थापित कर लिया था, ठीक है ना। और बचा कौन, अब देखिए यहाँ पर तोंकिन पर कर लिया, अनाम पर कर लिया, कोचीन चीन पर कर लिया, कंबोडिया पर कर लिया, ठीक है ना। अब कहाँ बचा, लाओस बच गया। 1887 ईस्वी तक लाओस पर भी अपना अधिकार करके पूरे हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि फ्रांस ने पूरे हिंद चीन पर अपना अधिकार कब जमाया, मतलब जमाया 1887 ईस्वी में। कंबोडिया पर कब जमाया, 1863 ईस्वी में। नीचे आइए, कोचीन चीन पर कब जमाया था, तो 1873 मतलब 67 ईस्वी में। फिर सबसे ऊपर चले जाइए वियतनाम में, उत्तरी भाग में, ठीक है ना। तो उत्तरी भाग में तोकिन है, तो तोंकिन पर अपना अधिकार कब जमा लिया, तो 1873 ईस्वी में। और अनाम पर कब किया, पूर्ण रूप से 1884 में। और पूरे के पूरे हिंद चीन पर कब कर लिया, 1887 ईस्वी में। चीज़ें समझ आ रही होगी आपको, बहुत मज़ा। 1887 के बाद ये अपना राज स्थापित कर लिया और यहाँ पर वर्चस्व जमा लिया। धीरे धीरे अब क्या हुआ, इसका शोषण करना शुरू कर दिया। देखिए ये लोग जो कंपनी बनाते थे, ये लोग जो अपना वर्चस्व स्थापित करते थे, मेन इनका मुख्य जो उद्देश्य होता था वो अधिक से अधिक लाभ कमाना। आज जब भी हम अधिक से अधिक लाभ कमाने की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वेलफेयर शब्द खत्म हो जाता है। वहाँ वेलफेयर यानी भलाई का कार्य और किसी के लिए आप अच्छा काम करेंगे, ये चीज़ खत्म हो जाती है। आप पैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा कमाएंगे और समाज की भलाई करेंगे, ये संभव नहीं है। जैसे अपने गुरुजी खान सर को देख लो, क्या 200 रुपये में पढ़ाते हैं, तो ये समाज के लिए भी ऐसा नहीं है कि उनको फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है, बट वो कम फ़ायदा कमा रहे हैं, ठीक है ना। अगर वही पैसा ज़्यादा कमाने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो एक सब्जेक्ट 2000 में बेचेंगे तो क्या होगा, फिर ये हम समाज की भलाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा मतलब कि पहुंचाना चाहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर समाज का वेलफेयर नहीं हो पाएगा, समाज का भलाई नहीं हो पाएगा। लेकिन आप बहुत कम पैसा कमाना चाह रहे हैं, तब वहाँ पर कहीं ना कहीं संभव हो जाता है कि आप समाज का भलाई कर सकते हैं, फ़ायदा भी होगा, भलाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के यहाँ पर जो उपनिवेश अपना स्थापित कर रही थी, ठीक है ना, तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये इलीगल तरीका से, किसी भी तरीका से ज़्यादा ये लोग पैसा कमाएंगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब ये जो पूरे हिंद चीन पर अधिकार कर लिए, तो ये भी क्या है, भारत में गवर्नर जनरल होता था, वहाँ पर भी ये लोग गवर्नर जनरल बना दिए। और जहाँ जहाँ पर ये फ्रांस का अधिकार नहीं होता था छोटे छोटे किंगडम पर, वहाँ ये अपना एक रेजिडेंट रखते थे, ठीक है ना। उन पर भी अपना अधिकार रखते थे, कंट्रोल रखते थे, लेकिन वहाँ गवर्नर जनरल नहीं होता था, ये अपना रेजिडेंट रखते थे, ठीक है ना। वो सब देखभाल करता था, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब खा रहा है, कब उठ रहा है, कब कहाँ जा रहा है, सब उस पर ध्यान रखता था। हाँ, सब आके गवर्नर को बताता था, ठीक है ना। तो उनको इन्होंने देखता था, पकड़ के लतिया देता था, कंट्रोल पूरा रखता था भाई साहब, ठीक है ना। तो चीज़ें समझ आ रही होगी, आई होप कि यहाँ से। अब इन सभी चीज़ों से देख करके जो है ना, धीरे धीरे वहाँ पर राष्ट्रवाद का जो है उद्भव होता है, राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। और ये लोग जो क्या करते हैं यहाँ पर, इस उपनिवेश के खिलाफ में क्या होते हैं, ये लोग आंदोलन शुरू करते हैं। धीरे धीरे वहाँ के जो है स्कॉलर्स के द्वारा भी शुरू किया जाता है, वहाँ के जो है स्टूडेंट्स के द्वारा शुरू किया जाता है। लेकिन इस पूरे वियतनाम में जो है ना, ये पूरे हिंद चीन की जब बात करते हैं, इसमें वियतनाम सबसे ज़्यादा प्रभावित है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है, 2.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आता है। ये जो है आपका राउंड फिगर में बताया गया हुआ 2.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। अगर हम इसके टोटल बाउंड्री की बात करते हैं तो नॉर्मल समझिए, ये जो पूरा हिंद चीन देख रहे हैं, तो हिंद चीन का ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर, तो हम उत्तर में क्या है, चाइना है। चाइना है जस्ट। अगर हम नीचे आते हैं दक्षिण, तो दक्षिण में क्या है, दक्षिण चीन सागर है। इसके पूरब में भी अगर बात करेंगे तब भी दक्षिण चीन सागर है। पूरे हिंद चीन के बारे में देखिए, हिंद चीन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वियतनाम भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर देखो ना यार, ये सब जो एरिया है ये दक्षिण चीन सागर है, ठीक है ना। और इधर आओगे, अगर इसके पश्चिम में आओगे तो थाईलैंड है, उसके बाद देखोगे तो म्यांमार है, थाईलैंड के बाद ऊपर से म्यांमार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी एरिया है। बात समझ आया कि नहीं आया। और ये मतलब कि यहाँ पर जो है थाईलैंड का जो है खाड़ी है, गल्फ ऑफ श्याम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या था, ये
याद रखिएगा आप, जो है थाईलैंड है इसका पुराना नाम क्या है, श्याम, ठीक है ना, पुराना नाम श्याम, ये आधुनिक नाम इसका थाईलैंड है। यहाँ पर आई थिंक चीज़ें समझ आ गई होगी। अब यहाँ से क्या होता है, आंदोलन का शुरुआत होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक व्यक्ति के बारे में, आंदोलनकारी जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, हम हिंद चीन की जब बात करते हैं ना, तो हिंद चीन में मुख्य रूप से दो नेताओं का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एक फान बोईचाऊ, ठीक है ना, ये फान बोईचाऊ जो थे, इनका जो जन्म हुआ था 1867 ईस्वी में, मृत्यु इनका हुआ 1940 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। और दूसरा था हो ची मिन्ह, जिसका ओरिजिनल जो नाम था न्यूगेन सिन्ह कुंग था, ओरिजिनल नाम इनका था न्यूगेन सिन्ह कुंग। इनका अन्य नाम भी है, आता है न्यूगेन आई कोक, न्यूगेन आई कोक, ठीक है ना। इनका जन्म जो था भाई साहब 1890 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है भाई साहब, मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इन्हीं दो आदमी के बारे में पढ़ेंगे, और इनके इन दो आदमी के जो है ना, ये बहुत ही जो था, आपको बता दें, वियतनाम के आंदोलन, वहाँ पर क्या बोला जाता है उसको, उसके मतलब स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किए थे। फान बोईचाऊ ने तो 1905 ईस्वी में द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है कि बुक लिखे हुए थे, उससे पूरा का पूरा पूरे वियतनाम में जो फैल गया, लोग समझ गए कि क्या होता है, कैसे होता है। उसमें दो चीज़ पर बहुत ज़्यादा ये फेमस किए थे, किस तरह वियतनाम के जो है एक तरह से संप्रभुता को समाप्त किया गया है, वियतनाम के संस्कृति और सभ्यता को समाप्त किया गया है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो है इन्होंने एक संगठन का स्थापना किया था, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, ठीक है ना। इसको हम लोग वियतनामी भाषा में कह सकते हैं, वहाँ के लैंग्वेज में कह सकते हैं दुई तान हुई, ठीक है ना। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था ये था न्यूगिन, वहाँ का एक राजवंश था, ठीक है ना। उसका एक राजा था कुआंग, मतलब राजकुमार था, कुआंग दे, उसी को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है ना। फान बोईचाऊ ने भी दो तीन जो है रेवोल्यूशन, जैसे कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए हुए थे, ठीक है ना। वियतनामी क्रांतिकारी पार्टी का स्थापना, दल का स्थापना किए हुए थे। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल, इधर से वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किए हुए थे 1930 ईस्वी में फान बोईचाऊ। फिर 1942-43 में लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जिसको वियतमिन कहा गया, ये स्थापित किए थे। एक एक चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, आपको मज़ा आने वाला है, समझे कि नहीं। एक एक चीज़ को आप नोट्स भी करते चलिएगा, मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। क्या कर रहा है कि हिंद चीन यहाँ पर थोड़ा सा मैं ड्राइंग का एक अलग कर है क्या, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। देखिए, तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी थे उन्हीं को कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसी का मतलब फ्रांस के नागरिक, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा फ्रांस के नागरिक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। याद रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी भाई साहब थे पुर्तगाली। ये 1510 ईस्वी में मलाक्का जो था ना, बेसिकली क्या है, मलाक्का क्या होता है, मलाक्का स्टेट, मलाक्का जल संधि कहा जाता है। जल संधि क्या होता है, जब दो मतलब कि दो देशों के बीच, बात समझेंगे, पतली समुद्र की जो रास्ता होती है उसको हम लोग जल संधि कहते हैं, ठीक है ना। और जब चौड़ा समुद्र का रास्ता होगा उसे हम लोग कहते हैं भाई साहब चैनल, जैसे इंग्लिश चैनल होता है, आप लोग नाम सुने होंगे। तो मलाक्का जो स्टेट है बेसिकली क्या है कि मलेशिया, ठीक है ना, मलेशिया और इसका जो है सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप के बीच का जो पतली रास्ता है, समुद्री रास्ता है, उसको कहा जाता है मलक्का। तो वहाँ पर ये पुर्तगाली लोग क्या किए थे, अपना अधिकार किए हुए थे, ठीक है ना, व्यापार शुरू किए थे, ठीक है ना। कब, 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा हिंद चीन में पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी, तो पुर्तगाल। इंडिया में भी यहीं आया हुआ था सब, समझे कि नहीं। करा क्या है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे कोलोन, अभी जस्ट देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था। देखिए, अभी हम जस्ट बताएं, अंकोर वाट का मंदिर जो था भाई साहब कंबोडिया में था। कंबोडिया और लाओस में किसका मतलब कि वहाँ पर किस देश की संस्कृति और सभ्यता का विकास था, तो भारत का, कंबोडिया और लाओस। तो ये अंकोर वाट का मंदिर जो है किस शासक के द्वारा कराया गया था, किस शासक के द्वारा करवाया गया था। ये तेरी के ये क्वेश्चन, ये भाई साहब जो है कंबोडिया में पड़ता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं, गलती हो गया हुआ है, मेरा छोटा भाई करता है यार, पता नहीं क्या करता है सब। ये जो था भाई सूर्य वर्मा, याद रखिएगा, सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा, ठीक है ना, 12वीं शताब्दी पूछेगा तो 12वीं शताब्दी 1113 ईस्वी से लेकर 1145 ईस्वी के बीच में ये बन के तैयार हो गया था, ठीक है ना। ये सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनाया गया हुआ था। और शताब्दी पूछेगा तो 12वीं शताब्दी, टाइम पूछेगा तो 1113 से 1145 ईस्वी के बीच बनाया था। और किस भगवान के लिए बनाया था, विष्णु भगवान के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। ये बात समझ आया कि नहीं, ये कंबोडिया में बनाया गया था, बात समझ आया, क्वेश्चन से यहाँ पर समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ का शासक था। देखिए, नरोत्तम सिंहानुक जो भाई साहब था वो कंबोडिया का शासक था। कहाँ का शासक था, कंबोडिया का शासक था, ठीक है ना। कंबोडिया का कहेगा, कंबोडिया का जो है वह जो है नया नाम क्या रखा गया, कंपुचिया।
कंबोडिया का नया नाम क्या रखा गया, कंपुचिया। कब रखा गया, 1975 ईस्वी में, ठीक है ना, अक्टूबर 1975 के करीब में। क्या क्या रखा जा रहा है यहाँ पर, मार्च 1946 यानी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। मार्च का मतलब यहाँ 6 मार्च को हुआ था, 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था वियतनाम के हनोई शहर में, ठीक है ना। ये समझौता के तहत ही फ्रांस जो है भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया, बेसिकली मार्च में तो ये समझौता हुआ था, लेकिन उसके पहले ही 2 सितंबर जो था 1945 ईस्वी को मतलब कि वियतनाम जो था लोकतांत्रिक गणतंत्र का स्थापना हो चुका था वियतनाम में, ठीक है ना, अर्थात स्वतंत्र हो चुका था फ्रांस के राज से, समझे कि नहीं। और उसके बीच समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिसे हनोई समझौता कहते हैं, ठीक है ना, हनोई समझौता कहते हैं। फ्रांस के हनोई शहर में हुआ था, ठीक है ना, जिसको फ्रांस के वियतनाम के हनोई शहर में, वियतनाम की राजधानी भी हनोई है आजकल, ठीक है ना। तो यहाँ वियतनाम के हनोई शहर में हुआ था, इसीलिए इसको हनोई समझौता कहा जाता है। कब हुआ था, 6 मार्च 1946 ईस्वी। किसके किसके बीच हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। बात समझ आया, आगे चलते हैं हम लोग। करें क्या 7 नंबर में, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। देखिए हुआ आंदोलन धार्मिक प्रवृत्ति का था। ये 1939 ईस्वी में हुआ आंदोलन हुआ था। बात समझे कि नहीं। इसका मेन जो केंद्र था मेकांग था, मेन जो केंद्र इसका हब था ये हुआ आंदोलन का मेकांग था, मेकांग शहर था, ठीक है ना। अब पूछेगा इसका नेता कौन था, तो हुइन फू सो कौन था इसका भाई साहब, है भाई साहब, हुइन फू सो। ये सब का नाम भी अजीब होता था, क्या कीजिएगा भाई साहब, ये अपना लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम होता था। कहेगा हुआ आंदोलन का मुख्य नेता कौन था, हुइन फू सो। भाई साहब ये जादू टोना बहुत जानता था, जोग टोन में बड़ा रहता था, ठीक है ना, ये सब जानता था। ये लोगों को बहुत अच्छा काम किया था। आया ना, तो जितने भी लोग थे दारू पीते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझाता था, समझाने का काम किया। लोगों को समाज में है जो ना अवेयर लाया, जो कैसे हम लोगों को जो है फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ना है, किस तरह फ्रांसीसी हमारा शोषण कर रहे हैं, दारू नहीं पीना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, ये सब आया तो लोगों को समझाया। बात समझे कि नहीं। कब 1939 ईस्वी में आंदोलन हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं धार्मिक आंदोलन जिसे भी कहते हैं। उसका नेता था हुइन फू सो। समझ आया कि नहीं आया भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। करा कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के नहीं क्या भाई साहब, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें चीन नहीं आता है। देखिए ऑप्शन पूछता है निम्नलिखित में से कौन हिंद चीन में नहीं आता है, तो ऑप्शन हमेशा मारिएगा भाई साहब चीन, जो देखिएगा बी या सी नंबर ऑप्शन रहता है चीन। करा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। देखिए द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ लिखे हुए थे भाई साहब, ये 1905 ईस्वी में लिखे हुए थे, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 1867 ईस्वी में। मरे कब थे, 1940 ईस्वी में, ठीक है ना। फान बोई चाउ 1905 ईस्वी में। इन्होंने एक संगठन का स्थापना किया था जिसे रेवोल्यूशनरी सोसाइटी कहते हैं। इसको वियतनाम के भाषा में दुईटान हुई कहा जाता है। और इसका जो अध्यक्ष था ये न्यूगेन राजवंश का जो था ना, वो राजा कुआंग दे था, कुआंग दे। आई थिंक कि समझ आ गया होगा। क्या कीजिएगा भाई साहब, ये जो है ना, ये आपको कह सकते हैं आप जो है ना, ये खांसी का सिरप है, थोड़ा सा कड़वा लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा तो समझ आए। ये कुआंग दे, यहाँ पर तो आ गया कुआंग दे, ये कुआंग दे मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई। टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था, फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। ये पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ाने के लिए, यानी जो पश्चिमी शिक्षा था, जब भी हम पश्चिमी शिक्षा कहते हैं ना, इसका मतलब क्या हो गया कि यूरोपियन शिक्षा, यूरोपियन या फिर पश्चिमी सभ्यता कहते हैं। इसका मतलब यूरोपियन देश की जो सभ्यता है, छोट कपड़ा पहनना, पैसा को महत्व देना, इज्जत वैल्यू का कोई महत्व नहीं देना, बाबू को तुम कहो, बाप को तुम, मतलब भैया को तुम कहो, कोई रिस्पेक्ट बात नहीं। हमारे यहाँ क्या आप बोलते हैं, वहाँ क्या यू। बात समझ गए, यू का मतलब क्या, तुम। चीज़ें समझ नहीं आता यार, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब भी हम पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं, मतलब यूरोपियन कल्चर की बात करते हैं, यूरोपियन शिक्षा की बात करते हैं, यूरोपियन जब भी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका अमेरिका वाला भी आ जाता है सब, ठीक है ना। वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो अमेरिका में ये सब भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये टोकिन फ्री स्कूल का स्थापना जानते हैं क्या किया था सब। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम धर्म का प्रचार प्रसार करें और लोगों के दिमाग में ये रखें कि हम लोग जो फ्रांसीसी है ना, ये हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे वजह से वियतनाम का क्या हो गया है, भला हुआ है। किस तरह आया हुआ था यहाँ पर अंग्रेज सब, तो यहाँ पर याद देखिएगा जेम्स मिल ने किताब लिखा था अपना, बस हम एक नहीं, हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, उसी में लिखा हुआ था कि ब्रिटिश के आने के बाद जो है ना भारत का उद्धार हुआ है। और यहाँ पर जो है आधुनिक युग का जो आगमन हुआ है ये ब्रिटेन के आने के बाद हुआ है।
अगर नहीं आता तो हम लोग पुराने तौर तरीके में पुराने तरीका से जीवन जीते रहते। सेम उसी तरह फ्रांस वाला भी किया, स्कूल खोल दिया, टोकिन फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल नहीं था, बहुत पैसा लगता था। आपको हम बता दें कि 1925 ईस्वी के करीब करीब फ्रांस में सॉरी क्या नाम वियतनाम में लगभग सवा करोड़ जो था ना भाई साहब वहाँ पर आबादी था। अब पूरे साल में मात्र 400 बच्चे ऐसे होते थे जो स्कूल की शिक्षा पूरा कर पाते थे। एक तो इसका दो कारण था, एक तो लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था, दूसरा पैसा नहीं था, ठीक है ना, पैसा ज़्यादा लगता था इन लोगों को पढ़ने के लिए, और तीसरा एक और कारण था कि कुछ बच्चे पढ़ते भी थे तो इनको पास नहीं कराया जाता था, ठीक है ना, कि पढ़ लिखा अच्छा मतलब होशियार हो जाएंगे, जॉब ले लेंगे, विरोध करने लग जाएंगे, सिंपल बात है, बात समझे कि नहीं। तो ये चीज़ें समझ आया होगा आपको, ठीक है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यार जस्ट देखिए यार, कंबोडिया में दो क्वेश्चन आ गया। दूसरा करके हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे। जब भी हिंद क्षेत्र की बात हम लोग कर रहे हैं, यानी वियतनामी जो युद्ध चल रहा था सबसे भयंकर तो वही चल रहा था, उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति बने हुए थे निक्सन। 1969 में बने, 1974 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है ना, निक्सन। इन्होंने ही जो है ना वियतनाम युद्ध को रोका, और वियतनाम युद्ध को रोकने के साथ साथ भाई साहब एक और बात यहाँ पर याद रखिएगा, इन्होंने जो है ना शांति प्रस्ताव पारित किया हुआ था 1970 ईस्वी में। 1970 ईस्वी में 5 सूत्री प्रस्ताव, 1972 ईस्वी में भाई साहब 8 सूत्री प्रस्ताव तेरी के प्रस्ताव, यहाँ पर 5 सूत्री प्रस्ताव ये सूत्री है। आगे बढ़ते हैं। करे क्या, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। देखिए ये अमेरिका का एक दार्शनिक था, रसेल, ठीक है ना। 1967 ईस्वी में ये अमेरिका के जो आक्रामक नीति और अत्याचार जब देखा ना तो इससे रहा नहीं गया। आपको हम बता दें भाई साहब कि वियतनाम में अमेरिका ने अकेले जितना बम गिराया था ना, उतना सभी देशों ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर नहीं गिराया था। इतना ज़्यादा बम गिराया हुआ था, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा बम गिराया हुआ था। 1 करोड़ गैलन तो केवल जो है ना एजेंट ऑरेंज जो है ना रसायन छीटा हुआ था वहाँ के जंगल को, वहाँ के खेत खलियान को नष्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जितने वियतनामी सब था छुप छुप के जो जंगल में छुप छुप के मार रहा था अंग्रेज सब अमेरिका वाला को तो मतलब बाप दादा याद करा दिया था सब, ठीक है ना। ये अमेरिका वाला जो है ना ये चुट्टा है, सब ये सबको समझ में नहीं आता है। ज़िंदगी में कभी किसी भी मेरा जहाँ तक मानना है कि कभी भी अमेरिका से संबंध किसी को नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत हरामी देश है, बात समझिए कि नहीं। ये किसी का नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला काम है इसका। इसको जब अपना काम का जब मतलब होगा ना तो वो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, तुम्हारा बड़ाई करेगा, बस समझे कि नहीं। इसी महल्ला वाला जो है ना ये कहानी है। जो धनी वनी रहता है वो जब उसका काम निकल जाएगा आपसे बस झाड़ लेगा पल्ला, लेकिन अगर आपसे काम होगा तो बउआ कह के आपसे काम निकलवा लेगा, बस समझे कि नहीं। वही काम है ये अमेरिका का। अमेरिका से कुछ होता जाता नहीं है, कहीं भी जाता है लात खा लेता है, बस खाली ये क्या है कि इसका चिल्लाते रहना है, ठीक है ना। वियतनाम में वही हुआ, अफगानिस्तान में वही हुआ, तालिबान वाला सब लतिया के भगा दिया, कुछ नहीं हुआ। वियतनाम में भी लड़ते रह गए, उतना छोटा देश इनको हालत ख़राब कर दिया। लास्ट में आप चले गए, 56,000 सैनिक केवल अमेरिका का मरा हुआ था, और 18 से 20,000 सैनिक मरा हुआ था भाई साहब, लगभग 20-25,000 सैनिक मरा हुआ था वियतनाम का। सोचिए किसका फ़ायदा हो, मतलब घाटा हुआ। मतलब इनका जो मतलब कि केवल 1 साल का जो बजट होता था लगभग 1.5 से 2 अरब डॉलर जो था खर्च होता था केवल इस युद्ध में। छोटा मोटा राशि नहीं है भाई साहब। अमेरिका का कमर टूट गया हुआ था। लास्ट में इतना ज़्यादा विरोध होने लगा, अमेरिका भी देखा भाई साहब कुछ होने जाने वाला नहीं है, बंगनी में हमेशा लात खा रहे हैं हम, ठीक है ना, कुछ हो जा रहा है नहीं, चला जाए इससे अच्छा। 1975 में बोरिया बिस्तर बांध के चल दिया आराम से, समझे कि नहीं। तो 1967 ईस्वी में जो है ना ये जो है एक तरह का जो दार्शनिक अदालत लगा करके इस युद्ध का पूरा कंडेम किए वो लोग, ठीक है ना, तिरस्कार किए कि ये ठीक नहीं है, विश्व शांति के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके पास पावर है, सब कुछ है, आप केवल एक आइडियोलॉजी को लेकर के कि मेरे आइडियोलॉजी को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, मेरे पूंजीवाद को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, साम्यवाद को क्यों फॉलो कर रहा है, आप किसी के निर्दोष जनता को आप इतना मारिएगा, ये ठीक नहीं है। बस ये एक आइडियोलॉजी का खेल था भाई साहब। पूंजीवाद, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, क्या होता है, जैसे ही द्वितीय विश्व खत्म हो गया वहाँ पर 2 आइडियोलॉजी का खेल शुरू हो जाता है, जिसे शीत युद्ध कहते हैं।
अमेरिका कहता है पूंजीवाद को लो, सोवियत संघ कहता है कि हमारा साम्यवाद को फॉलो करो। जो अमेरिका की तरफ जाता था रूस मारता था, जो रूस की तरफ आता था अमेरिका मारता था। ये दोनों आपस में नहीं लड़ते थे, इन दोनों सालों के चक्कर में पड़ के दूसरा कोई लात खाता था। बात सब देख रही, ये कहानी था भाई साहब, बड़ी मतलब दुविधा था यार। कुछ देश जो अभी नए नए आज़ाद हुए थे वो अलग रह गए, ठीक है ना। अमेरिका वालों को कहा गया प्रथम दुनिया, इधर से आ जाइए रूस वालों को कहा गया, सोवियत संघ वालों को कहा गया दूसरी दुनिया, और जो अलग रह गए जैसे इंडिया था, ये सब जो था, बात समझे कि नहीं, इनको कहा गया भाई साहब तीसरी दुनिया। तो ये चीज़ें था। आगे चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। देखिए वियतनाम का एकीकरण 1900 याद रखिएगा, यहाँ पर गलती यार हो गया है। वियतनाम का एकीकरण 1975 याद रखिएगा। वियतनाम का एकीकरण 1975, 18 नहीं होगा भाई साहब, यहाँ 1975 होगा। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1975 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? 1975। वही क्वेश्चन तो है यार। कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? देखिए जेनेवा समझौता जेनेवा शहर में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है भाई साहब? आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसी जेनेवा शहर के मतलब कि समझौता के तहत पूरे 1954 ईस्वी में हुआ था। पूरे के पूरे वियतनाम को भाई साहब, पूरे वियतनाम को क्या कर दिया गया? इसको दो भाग में बांटा गया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। बात समझे कि नहीं? ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का राजा मतलब उत्तरी वियतनाम का जो शासक बनाया गया भाई साहब हो ची मिन बना, ठीक है ना, वो कम्युनिस्ट सरकार का स्थापना किया। दक्षिणी वियतनाम का जो शासक बना बाओ दाई बना। बाओ दाई ये बिल्कुल चोर रहा मतलब शासक था, दिमाग उमाग इसके पास था नहीं, अमेरिका के पल्ले पल्ले पढ़ते रहता था, बाद में इनको को लती आया, बात समझे कि नहीं। तो बाओ दाई बना। जो दक्षिणी वियतनाम था उसका राजधानी पड़ा साइगोन रखा गया, साइगोन। जबकि उत्तरी वियतनाम का राजधानी रखा गया हनोई, हनोई याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम। और जिस रेखा से इसको बांटा गया था इस उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को, उसको कहा गया 17वीं समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। इसी को 7th पैरेलल लाइन कहा गया, 7th पैरेलल लाइन कहा गया। बात समझे कि नहीं? ये था क्या भाई साहब? ये टोटल जेनेवा समझौता का कहानी था। किस समझौता के तहत पूरे वियतनाम को दो भाग में बांटा गया? जेनेवा समझौता। उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी में। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का राज, दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई का राज। उत्तरी वियतनाम का राजधानी हनोई, दक्षिणी वियतनाम का राजधानी साइगोन, ठीक है ना। किस रेखा के द्वारा बांटा गया? तो 17वीं समानांतर रेखा के द्वारा बांटा गया था। बात समझ आया? चलिए नेक्स्ट। करेगा पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तो मलक्का। उस समय बात की अभी जस्ट बताया ना कि ये भाई साहब देखिए, ये भाई साहब मलेशिया का दो पार्ट है, ठीक है ना। ये मलेशिया का जो है भाई साहब ये पश्चिमी पार्ट है, ठीक है ना। यहीं पर सिंगापुर यहाँ पर है, ठीक है ना, सिंगापुर है। अब देखिए यहाँ से क्या है भाई साहब, ये है भाई साहब टोटल इंडोनेशिया, ये सब टोटल इंडोनेशिया यहाँ पर जो दिख रहा है भाई साहब, ये थोड़ा सा लाइट ग्रे कह सकते हो क्या इसको? ग्रे तो कह ही नहीं सकते, जो भी कलर समझ लो, ठीक है ना। तो ये जो भाई साहब ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको कहा गया भाई साहब, इसको कहा गया सुमात्रा, ठीक है ना। इसको कहा गया वैसे बोर्नियो। ये सब द्वीप है, किसका द्वीप है? इंडोनेशिया का। इसको कहा गया जावा। तो इस सुमात्रा और ये मलेशिया, ये दोनों के बीच का जो ये रास्ता है भाई साहब, ये रास्ता है, ठीक है ना, समुद्री मार्ग है, इसी को कहा गया मलक्का, मलक्का स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है ना, मलक्का जल संधि। यहीं पर क्या हुआ? ये पुर्तगालियों ने अधिकार किया 1510 ईस्वी में, बस हम देख रहे हैं, और व्यापार शुरू कर दिया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? दिमाग खराब, कोलिन हो गया कि कोलोन यार, कोलोन, दिमाग सटक गया, 3 बार क्वेश्चन आ गया यार। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? वियतनाम, सोचिए वियतनाम पर किसका? चीन का। किस पर? तोंगखिन और अनाम पर, कोचिन चीन पर नहीं। नेक्स्ट, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? चीन शामिल नहीं है, उसी जगह में बताएं। दूसरा, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना कब हुआ था? देखिए वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य का स्थापना जो भाई साहब हुआ था वह 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना, 2 सितंबर 1945। इस समय वियतनाम जो है ना फ्रांसीसी अधिपत्य से क्या हुआ? फ्रांसीसी और जापान दोनों अधिपत्य से समाप्त हो गया, ठीक है ना। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध हो गया ना भाई साहब, ये तो जापान भी क्या किया? वियतनाम पर अपना आक्रमण करके उस पर अधिपत्य जमा लिया। अब क्या हो गया कि वियतनामियों को दोनों तरफ से लड़ना पड़ गया। एक तो था आपका फ्रांस वाला, दूसरा था वियतनाम मतलब कि जापान, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? हो ची मिन ने क्या किया? 1942-43 के करीब में मतलब अ लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम स्थापित किया, जिसको वियत मिनी कहा गया, ठीक है ना। और उसको स्थापित किया कि दोनों से लड़ने के लिए, ठीक है ना। और मिल के लड़ते गए। 1945 ईस्वी में
आज़ाद तो हुई गया, ठीक है ना। इसका कारण दो था, एक तो प्रथम विश्व जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें अमेरिका धो दिया जापान को बढ़िया से एकदम, मतलब इसको एटम बम बना करके। जानते हैं अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी उसके लुसितानिया जहाज को गिराया, उनमें 100 से 120 आदमी मर गया, तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग ले लिया 1917 में। और द्वितीय विश्व युद्ध में 1941 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को क्या हुआ, जापान क्या करता है, पार्ल हार्बर बंदरगाह जो था वहाँ पर नौसैनिक का पूरा अडवे समाप्त कर दिया। अमेरिका पूछा, रे तू हमारा कहाँ मारा है, तो यहाँ पर कर रहा है जापान बड़ा हथियार बेचत रहा, बेच सब मार के उड़ा देनी। अमेरिका बोला तोरा भाई बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। जापान बोला जा कथी कर, बम मारी। उस समय इसको पता ही नहीं था एटम बम, इसको क्या पता था कि एटम बम मार देगा, ठीक है ना। 1945 ईस्वी में एटम बम बना के पूरा दुनिया के सामने पहली बार एटम बम बनाया अमेरिका ने और प्रयोग कर दिया जापान पर, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तीसरी बार कहा कि भाई अब मानोगे कि तुम्हारा जो है टोक्यो पर गिरा है। जापान बोला मैया अब नहीं कुछ होगा, ठीक है ना। उसी समय इतना धोया अमेरिका उसको, जापान को, कि उसके बाद फिर वो आर्मी ही हटा दिया। जापान में पुलिस है, आर्मी नहीं है। वहाँ जापान का देख रेख कौन करता है, अमेरिका करता है भाई साहब, ठीक है ना। इतना भयंकर धोया था जीन, मतलब हालत ख़राब कर दिया उसका, ठीक है ना। तो उस समय क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना फ्रांस का भी स्थिति खराब हो चुका था, जापान का भी स्थिति खराब हो गया। तो इधर से क्या था, इनका एनर्जी पूरा बचा हुआ था। ये वियतनामी जितने भी जो थे इनके स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। ये लोगों ने मतलब मजबूती से लड़ा और ये लोग आज़ाद हो गए, ठीक है ना। आज़ाद होने के बाद भी फ्रांसीसी, ये ब्रिटेन, ये सब जो था ना, ये सबको संतुष्टि नहीं हुआ। फिर आकर के क्या हुआ, वियतनाम में ये सब हस्तक्षेप करने लगा और फिर स्थिति खराब हो गया। और यही हस्तक्षेपन जो था ना 1949 ईस्वी तक जा करके क्या हो गया, ये पूरा विश्व के लिए एक संकट बन गया और अमेरिका इसमें फिर आकर के हस्तक्षेप कर दिया। क्योंकि हो ची मिन्ह ने बोला क्या कि पूरे वियतनाम को कम्युनिस्ट घोषित कर दिया। तो अब इधर से क्या हो गया, अमेरिका वाला को होने लगा दिक्कत। ये बोला भाई साहब ये साम्यवादी शासन व्यवस्था लागू कर दिया, ये पूंजीवादी लागू करना चाहिए। बार बार ये इस पर दबाव बनाने लगा पूंजीवादी। हो ची मिन्ह माना नहीं। अब आकर के युद्ध शुरू हो गया, अमेरिका वाला भी मिल गया। बताइए ये कोई लॉजिक होता है भाई साहब, मेरा आइडियोलॉजी मानो, साला छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना। कंबोडिया याद रखिए 1863, कंबोडिया 1863, कोचिन चिन 1867, ऊपर जाइए तोंगकिन 1873, फिर नीचे आइए आपका अन्नाम 1884 और पूरा हिंद चीन 1887। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था, तो कौन किया था, फ्रांस किया था। फ्रांस ने किया था 1887 में, पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, बवाल मचा दिया। और हिंद चीन में आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे भाई साहब, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था, एजेंट ऑरेंज का। मतलब छोटा था साला, अमेरिका का बात ही हटाओ यार। एजेंट ऑरेंज 1 करोड़ गैलन गिराया हुआ था भाई साहब। जब पूरा वहाँ के वियतनामी सैनिक जब पूरे मतलब कि जितना भी वहाँ के जो जंगल उंगल होता था उसमें छुप छुप के मारता था सब, बस समझे नहीं। तो ये सब को कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ये सब बौखला गया। अब 1 करोड़ गैलन गिराया गया हुआ था भाई साहब कि जंगल नष्ट कर दिया गया वहाँ के। इसके रसायन का इतना प्रभाव रहा, एजेंट ऑरेंज, नापाम, यहाँ पर बहुत तरह की जो है ना जहरीला गैस, मतलब ऐसा नापाम जो होता था भाई साहब, अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर, जानवर के शरीर पर पड़ता था ना, वो जलते रहता था, उसमें फास्फोरस ज्वलनशील रसायन रहता था और त्वचा से सट करके जलते रहता था, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जब हरकत देखा गया ना, पूरा वर्ल्ड में थू थू होने लगा अमेरिका का। इतना मतलब हरामी टाइप का ये जो देश है भाई साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पर एजेंट ऑरेंज किया था वहाँ के क्या करने के लिए, जंगलों को बर्बाद करने के लिए। करेगा लाल खमेर सेना किसकी थी। देखिए लाल खमेर सेना जो था ना भाई, नरोत्तम सिंहानुक, कंबोडिया के जो थे नरोत्तम सिंहानुक, ठीक है ना, ये लाल खमेर का स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है क्या, लियो हकहत किसकी राजनीति पार्टी है। देखिए लियो हकहत जो था ना भाई साहब, ये भाई साहब था लाओस में, पाठेत लाओ का था। पाठेत लाओ का क्या था, एक पार्टी था, ठीक है ना, लाओस में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। वियतनाम में अनामी दल का स्थापना कौन किया था। देखिए अनामी दल, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है अनामी, तो अनामी दल जब भी बोलेगा था जोंगुएन आई, देखिए ना कहीं हाँ यहाँ पर जोंगुएन आई अनामी दल का स्थापना, बात समझे कि नहीं, ये अनामी दल का स्थापना किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन यार। फान बोईचाऊ ने क्या था, दुईटान होई, जिसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं,
रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। कब? 1903 ईस्वी में। हो चिन मिन में क्या किया था? हो चिन मिन ने तीन संगठन का स्थापना किया था। एक को बोला गया वियतनामी क्रांतिकारी दल 1925 में, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी या इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी कहा गया इसको 1930 ईस्वी में। तीसरा जो था इंडिपेंडेंस मतलब कि लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, या इसी को कहा गया वियत मिन्ह हम, ठीक है ना। ये कब स्थापित किया गया? 1942-43 में। रूस और जापान दोनों, सॉरी फ्रांस और जापान दोनों से लड़ने के लिए। तो फ्रांस और जापान दोनों से लड़ने के लिए हो ची मिन ने कौन सा संगठन बनाया था? तो लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, या उसी को कहा गया वियत मिन्ह है। समझ आया ना? आगे बढ़ते हैं। करेगा हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए पथ प्रदर्शक। देखिए हो ची मिन का ओरिजिनल जो नाम था ना भाई साहब, हो ची मिन का याद रखिएगा, न्यूगेन सिन कोक ना, न्यूगेन सिन कोक था शायद, कोक नहीं ना था यार, न्यूगेन आई कोक था। एक तो न्यूगेन आई कोक था, एक न्यूगेन सिन है कुछ करके था, एक और यहाँ पर न्यूगेन सिन है, नॉर्मल समझिए। इसका ओरिजिनल नाम न्यूगेन सिन था, इसका और नाम न्यूगेन एंड कोक था। लेकिन 1943 ईस्वी में इस न्यूगेन सिन्ह ने अपना नाम बदल लिया, हो ची मिन्ह रखा, हो ची मिन्ह रखा। यहाँ पर देखो गलती लिखा गया, हो ची मिन्ह रखा, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। बात समझ आया? हो ची मिन्ह का अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अपना नाम कब बदला? 1943 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्या? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। कब? 1900 कम्युनिस्ट पार्टी ना, तो 1930। कम्युनिस्ट पार्टी कब? 1930। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन 1925। समझ आया ना? करा माइली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? भाई साहब अमेरिका था, छोटा कमीना देश था, ठीक है ना। 1968 ईस्वी में अमेरिका ने इतना न ज़्यादा मार खा रहा था, ये बौखला गया, नहीं कहा जाता है कि मतलब खिसियाई बिली खाम्बा नोचे, ठीक है ना, वही हाल हो गया था इसका। अमेरिका तो एक तो था भाई साहब, नहीं कहा मतलब कि एक तो कहा कि भाई साहब इतना शक्तिशाली, भाई पावरफुल क्या है देश है, इसका मतलब कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर इसका सैनिक आता है, मिलिट्री आता है भाई साहब। उसके बाद छोटा सा देश से हार रहे हैं, मार खा रहे हैं, लात जूता मार रहा है, सब खिया रहा है, सब इतना लोग मर रहा है, बस हमें इतना खर्चा करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वियतनाम हार नहीं मान रहा। अब ये सब क्या हुआ? बौखला गया यहाँ के सैनिक सब, ठीक है ना। अब क्या हुआ? दक्षिणी वियतनाम में एक गाँव पड़ता था माइली गाँव, वहाँ पर ये सब क्या हुआ? उस गाँव में घुस करके वहाँ के पुरुषों को मार दिया सब, ठीक है ना। वहाँ के महिलाओं छोटे छोटे बच्चियों का रेप किया और गाँव में आग लगा दिया। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकला और इसके बारे में प्रेस को बताया। जब पूरे वर्ल्ड को ये पता चला तो थू थू होने लगा सब, इतना चुट्टापन किया था सब ये अमेरिका से। बात समझे कि नहीं? कब? 1968 ईस्वी में। कहाँ का? दक्षिणी वियतनाम का गांव था। दक्षिणी वियतनाम का राजधानी कहाँ था? साइगन। उत्तरी वियतनाम का राजधानी कहाँ था? हनोई। उत्तरी वियतनाम में कौन राज किया? हो ची मिन्ह, कम्युनिस्ट का सरकार। दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई करेगा। बारिश भाई साहब होगा करेगा। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम, अब देखो वियतनाम का एकीकरण वही बार हम लोग पढ़े थे 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? देखिए पहला टेलीविजन जो युद्ध कहा गया भाई साहब, यहाँ पर याद रखिएगा वियतनामी युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया था, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रसारण भाई साहब टेलीविजन पर भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है? कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? कंपूचिया का पुराना नाम क्या होगा भाई साहब? अभी जस्ट बताए थे। कंपूचिया का पुराना नाम जो था ना भाई साहब, कंबोडिया। 1975 में इसका नाम बदल दिया, कह दिया गया कंपोजिया। कौन किया था? तो नरोत्तम सियानु किया था। अल्लाह यहाँ पर तो श्याम किसका नाम था? तो ये भाई साहब थाईलैंड का पुराना नाम था, थाईलैंड का राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है ना, लोग जाता है थाई मसाज कराने। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, वहाँ के जो स्टूडेंट सब ने किया हुआ था, ठीक है ना। और रेस्टोरेशन सोसाइटी पूछेगा तो वहाँ के स्टूडेंट के द्वारा ही किया गया हुआ था। बात समझे कि नहीं? तो वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब किया गया? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? कंबोडिया के मंदिर में किस भगवान का मूर्ति है? विष्णु भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्कॉलर्स आंदोलन कब हुआ था? देखिए स्कॉलर्स आंदोलन 1868 ईस्वी में हुआ था। वहाँ के स्कॉलर्स ने यहाँ के वियतनाम के जो है ना जो यहाँ का संस्कृति सभ्यता जो इसका नष्ट किया जा रहा था फ्रांसीसियों के द्वारा, ठीक है ना, तो उसको बचाने के लिए लोग शुरू किए हुए थे, ठीक है ना, स्कॉलर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, हो ची मिन्ह की मृत्यु कब हुआ था? तो हो ची मिन्ह का मृत्यु होता है 2 सितंबर 1969 ईस्वी को हो ची मिन्ह का मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या
कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है। देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के उसी समय बताए थे 17वीं समानांतर रेखा, ठीक है ना, 17वीं समानांतर रेखा, ठीक है ना। अच्छा मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में कहा जाता है, रेड क्लिफ। ये बहुत ही ईजी है यार, तुम लोग को भी पता होगा, इसलिए हम ऑप्शन में भी रखे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कमेंट करके यहाँ पर हमको कमेंट जरूर करना कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच में और रेड क्लिफ किस देश के बीच में है, ठीक है ना। आपके कमेंट का भाई साहब बिल्कुल बेसब्री से एकदम बेइंतहा आपका इंतजार करेंगे हम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करें क्या, 5 सूत्री प्रस्ताव निक्सन के द्वारा कब पारित किया गया था। निक्सन कहाँ का राष्ट्रपति था भाई साहब, अमेरिका का। कब बना था, 1969 में। कब तक बना, 1974 ईस्वी तक। तो 5 सूत्री प्रस्ताव कब पारित किया गया, 1970। कहेगा 8 सूत्री प्रस्ताव तो 1972 वहीं पारित किया था, लेकिन वियतनाम नहीं माना उसका। कहेगा किस शांति समझौता के तहत वियतनाम अमेरिकी युद्ध समाप्त हुआ था, पेरिस के शांति समझौता, ठीक है ना। किस समझौता के तहत जो था फ्रांस से स्वतंत्र हुआ वियतनाम, तो जेनेवा समझौता के तहत। नहीं, जेनेवा समझौता, हनोई समझौता के तहत हुआ था। बात समझे कि नहीं, जेनेवा समझौता के तहत तो इसको तो 2 भाग में बांट दिया गया, ठीक है ना। अब पूछेगा यहाँ पर कि किस अमेरिका और वियतनाम का जो युद्ध था किस समझौता के तहत खत्म हुआ, तो पेरिस समझौता के तहत 1974 में। बात समझे कि नहीं, 27 जनवरी को हस्ताक्षर किया गया था, 27 जनवरी 1974 को। आगे बढ़ते हैं बॉस। 41 क्वेश्चन, तो भाई साहब इतना ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो हम एक्स्ट्रा बताएं उसको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है ना, तो लगभग कोई चीज़ ठीक ठाक हो जाएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता यार, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक करो, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब करो भाई, दोस्त के पास शेयर वर्क कर दो यार, ठीक है ना। थोड़ा सा 1000 का सब्सक्राइबर पुगवा दो सब जल्दी से यार। ये सब मोह माया है, मोह माया में हमेशा आदमी बाहर निकल ही नहीं सकता है भाई साहब। आज 1000 है, जब 1000 पुग जाएगा तो बोलेंगे भाई लाख करा दो, लाख करा देंगे तो पूरे करोड़ करा। मनुष्य है साला, जब से आज से 40,000 वर्ष पहले जब मनुष्य जन्म लिया था ना भाई, तब से लालच शुरू हुआ। जब से लालच शुरू हुआ ना तो डेवलपमेंट शुरू हुआ ना भाई साहब, सब खेल शुरू हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब हम पॉलिटिकल साइंस का शुरुआत करेंगे भाई साहब। यहाँ पर 4 चैप्टर हो गया, एकदम इतना ही पर रहने देते हैं। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।